हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फिलोसफर्स की बातें करते हैं, ठीक है। हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने बोला था जितनी भी आसपास चीजें हैं उनको नाम दिया उन्होंने पदार्थ। अब इसी पदार्थ को हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, यानी कि ब्रेक डाउन कर दें, तो वो परमाणु बनाएगा। सबसे छोटा पार्ट जो बनेगा वो परमाणु कहलाएगा। दैट मीन्स जो छोटा पार्टिकल्स क्रिएट हुआ उसको बोला परमाणु। ये छोटा पार्टिकल्स क्रिएट हो गया एक परमाणु। अब महर्षि कत्यायान आए। महर्षि कत्यायान ने बोला कि यही परमाणु से जब ये परमाणु मिल जाते हैं तो मिलकर ये पूरा पदार्थ बना देते हैं। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट फिलोसफर्स ने हमें ये बात बताई। उसी टाइमलाइन में वहीं ग्रीक फिलोसफर्स भी बात कर रहे थे इसी सब्जेक्ट पे। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको बोला जाएगा मैटर। उन्होंने भी ये टर्म बोली, मैटर। अब इस मैटर को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुआ उसको उन्होंने टर्म दे दिया एटम। यही पढ़ा हमने, वो टाइनी पार्टिकल जिसको उन्होंने बोला एटम। तो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने ये थ्योरी बताई। वही हमारे इंडियन फिलोसफर्स भी इन्हीं थ्योरी पे को बात कर रहे थे। सो इसी टाइमलाइन में और साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे और अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे। उन्हीं में से थे हमारे एंटोनी लेवियोसर ने, जिन्होंने 1774 में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एंटोनी लेवियोसर ने और प्राउस्ट ने, जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है, एंटोनी लेवियोसर एंड प्राउस्ट ने। पहला लॉ था हमारा इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोनी लेवियोसर ने दिया था इन 1774 में। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग बोला इन अ केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ना तो मास बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हमें H2O दे रही है, राइट। अगर मेरे पास 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया और 1 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया, तो मेरे पास जितना मास ये जो रिएक्टेंट है वो इक्वल होगा हमारे प्रोडक्ट जो भी बना उसके मास से इक्वल होगा, यानी कि 3 ग्राम। इन दोनों का सम क्या होगा, 2 + 1 3, और यहाँ पे भी 3 ही बनेगा, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। यही एंटोनी लेवियोसर बताना चाहते थे अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। मैम ये कैसे करा आपने, जब हायर क्लासेस में पूछेंगे ना तो सीखेंगे ये कैसे बना, है ना, रिएक्शन परफॉर्म कैसे हुई। ये रिएक्शंस आने वाले चैप्टर्स में और आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें भी ध्यान रखें, इसका जो मास होता है वो मैंने आपको बोला था ना, सभी हर एटम और एलिमेंट का अपना एक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और उनका अपना ही एक मास होता है। बोला था लर्न करने के लिए, जरूर कर लेना। तो कैल्शियम का हमारा जो मास होता है बेटा वो 40 होता है, ठीक है। 40 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 U होता है। ये आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखिए। तो 40 ग्राम हो गया ये, 40 ग्राम प्लस कार्बन का हमारा होता है 12 U, यानी कि 12 ग्राम मास, एंड 3 ऑक्सीजन, ध्यान देंगे
ऑक्सीजन पे सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स है हमारे पास। तो 3 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16, ओके। इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा इक्वल होगा हमारे कैल्शियम का अगेन 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस अगेन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है, तो 2 इंटू 16। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल्स टू 56 प्लस 12 प्लस 32। अच्छा, हम इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, यानी कि 100 इक्वल्स टू 100, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन a mass neither be created nor destroyed and it will remain same, okay। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको बहुत मोर क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, तो प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। वेरी गुड, तो क्वेश्चंस करते हैं बेटा इस पे। सो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, how much sodium chloride reacts with 34 gram of silver nitrate to produce 17 gram of sodium nitrite and 28.70 grams of silver chloride। मैम ये कैसे नेम्स दे दिया आपने और इनको लिखेंगे कैसे? देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमें निकालना है, हमें गिवन नहीं है, हाउ मच वी हैव टू फाइंड इट, है ना, कितना है मेरे पास होगा। सो प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है, ये सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, और हमें मिल क्या रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट होने के बाद प्रोड्यूसेस 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और उसके साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इतने ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। सो इस रिएक्शन में हमें सोडियम क्लोराइड गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट हमें 34.0 ग्राम गिवन है, सोडियम नाइट्रेट हमें 17 ग्राम गिवन है, एंड सिल्वर क्लोराइड हमें 28.70 ग्राम गिवन है। तो पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड कर लो, जितने भी रिएक्टेंट है ना रिएक्टेंट में ऐड कर लो, प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट में ऐड कर लो, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सोडियम क्लोराइड को, बेटा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है AgNO3। तो यहां पर क्या बना, ये बनेगा हमारे पास NaNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब हमारे पास NaCl कितना है, X प्लस सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 हमारे पास 34 ग्राम गिवन है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, रिएक्टेंट, जो कि इक्वल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के, है ना। प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, 17 प्लस 28.70 ग्राम। ऐड करने पे क्या आएगा, x प्लस 34 इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास 0.70, 7 8 कितने हो जाएगा 15, कैरी 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 45, राइट। अब इस 45 में से हमें 34 को माइनस करना है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45.70 माइनस 34, देन आंसर विल बी
70 पॉइंट पे पहले आ जाएगा एंड 1 एंड 1 11.70 आर आंसर. सो आई होप आपको प्रूफ करने में इजी होगा कि लाइक हमें इतना निकालना है और हमें पता है कि इन एवरी रिएक्शन मास नहीं बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है. तो इसीलिए इसका मास भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा, तो इजीली जब दोनों ही ना तो बनेगा ना क्रिएट होगा, तो जो बैलेंस आएगा वो इक्वल ही आएगा. अगर हम दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिलेगी? वेरी गुड, मिल जाएगी. तो ऐसे ही हमने सोडियम क्लोराइड की वैल्यू फाइंड की. तो इट विल बी मोर इजी इफ वी डू मोर प्रैक्टिस. तो इसलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन करते हैं. चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब हम हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट अगर रिएक्ट कर रहा है. क्या रिएक्ट कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट. यही लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं. पहली बात हमें क्या करना है इसमें? वेरीफाई करना है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसके लिए हमें एक ही कॉन्सेप्ट है. क्या है? रिएक्टेंट होना चाहिए इक्वल प्रोडक्ट के. यस, जो रिएक्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट्स के. तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास. रिएक्टेंट है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट को हम केमिकल फॉर्म में लिखते हैं Na2CO3. मैम आप कैसे बना पा रहे हो फॉर्मूलाज? इसी चैप्टर में सीखेंगे अभी आगे. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट्स बेटा अगर रिएक्ट कर रहा है किससे? इथेनॉइक एसिड से. इथेनॉइक एसिड्स को इथेनॉइक एसिड को बोलते हैं हम CH3COOH. ठीक है बेटा. कोई हार्ड केमिस्ट्री रूल नहीं है, सिंपल आयंस है, वो हम सीख लेंगे. ठीक है. क्या गिवन है हमें? क्या दे रहा है फिर ये? फिर टू फॉर्म सोडियम इथोनेट CH3COONA और क्या उसके साथ फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, CO2 फॉर्म कर रहा है और H2O भी फॉर्म कर रहा है. ठीक है. अब वैल्यूज जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं. कितना बन रहा है भाई ये? रिएक्ट विद इतना इन एक्सपेरिमेंट ये 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. यानी कि कितना गिवन है? 5.3 ग्राम सोडियम. नाउ इथेनॉइक एसिड कितनी गिवन है हमें? इथेनॉइक एसिड गिवन है हमें 6 ग्राम, जिसने फॉर्म करी है 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट. यानी कि ये 8.2 गिवन है. कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितनी गिवन है? 2.2 गिवन है. वाटर कितना फॉर्म हुआ है? 0.9 फॉर्म हुआ. अगेन रिएक्टेंट वालों को अलग, प्रोडक्ट वालों को अलग एडिशन कर लेते हैं. दिस इंप्लाइज दैट इज 11.3 साफ दिख रहा है हमें. किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारे 8.2 प्लस 2.2. इसका मतलब कितना आया? 10.4 प्लस 0.9 ऐड किया तो कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 11.3 ग्राम. यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल आ रहे हैं. यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS. हैंस प्रूव्ड. ये लिखते हैं ना मैथ्स में. 1779. सो बेटा इन 1779 प्राउस्ट ने बोला था कि जो भी रिएक्शन हो रही है, कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो सब एक फिक्स्ड रेशियो में बनेंगे. यानी कि जितने भी कंपाउंड एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, वो जो कंपाउंड बनाएंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम देखते हैं H2 अगर O2 से कंबाइन होगा तो हमें क्या मिलता है? H2O मिलता है. अब ये रिएक्शन तो रट गई है अब. ठीक है. इसमें क्या होगा बेटा? हमेशा याद रखेंगे, अभी भी बोला था मैंने कि 1U 1 ग्राम के इक्वल होता है. वो हम इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे. 1U इसका मास है. इस एटम का, एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1U. हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा H2O ही फॉर्म करेगा. और ये जो H2O है ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होगा. देखेंगे कैसे कंबाइन हुआ. मैम आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1U होता है, जिसको हम 1 ग्राम भी लिख सकते हैं. 1 ग्राम लिख लेते हैं. ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16 या 16U यानी कि 16 ग्राम. इसका अगर हम रेशियो देखें तो इसमें कितने हाइड्रोजन है?
इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है मैम, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे नहीं करेंगे, तो कितना आया 2:16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/8, यानी कि 1:8 में ही हमेशा हाइड्रोजन कंबाइन होगी। सो आप टैप वाटर लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर लेंगे, पॉन्ड वाटर लेंगे, लेक वाटर, हमेशा कंपोजिशन क्या होगा H2O ही होगा, और वो हमेशा एक कंबाइंड रेशियो में कंबाइन होगा, दैट इज 1:8। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सभी रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना, कार्बन एटम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो हमें क्या क्या मिला, CO2 मिला, यानी कि हमारे पास कंपाउंड CO2 आ गया। इसमें क्या क्या है, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन का मास होता है बेटा 12 ग्राम, ठीक है, 12 U होता है। ऑक्सीजन का भी बड़ा है 16 होता है। कार्बन कितने थे 1 ही था, ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पे 2, यानी कि 2 फाइंड करेंगे तो ये 12, 1 × 12 कितना होगा 1, और इतना इधर कितना आएगा, यानी कि 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से करते हैं, चलो सिंपल फॉर्म से एकदम, 6 1 6, ये 3 और ये 8, यानी कि 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा मास रेशियो 3:8 से ही कंबाइन होगी। कहीं पर भी कार्बन का एटम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो 3:8 में ही कंबाइन होगा और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ क्लियर, ये होता है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ऐसी प्राउस्ट एंड एंटोनी लेवियोसर ने अपने लॉज को रिप्रेजेंट किया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट डिफरेंट लॉज लेकर आ रहे थे कि एटम ऐसे बिहेव करता है, मैटर ऐसे बिहेव करेगा, बल्कि एटम ऐसे बिहेव करेगा, है ना, और ये अनडिविजिबल होता है। तो उसी बीच में हमारे ग्रीक साइंटिस्ट आए, जॉन डेल्टन ने अपनी एक थ्योरी ही दे दी, वैसा ये एटम है और एटम में ये क्वालिटी होंगी और उसमें ऐसी ही प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये हमें जॉन डेल्टन ने एक पूरा पैकेज बनाकर दे दिया। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहला ही पॉइंट उन्होंने बोला, ऑल मैटर इज मेड अप of tiny particle called एटम, यानी कि टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है पूरा मैटर, उसको हमने बोला एटम। देन सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि एटम इज अनडिविजिबल particle which cannot be created or destroyed during chemical reaction। ना तो मैटर बनेगा ना ही क्रिएट होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और ये एटम अनडिविजिबल रहता है ना, इनडिविजिबल पार्टिकल है। देन थर्ड उन्होंने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट have same mass and chemical properties। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैटर है हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस किस चीज से बनी होती है, ऑब्वियसली
हाइड्रोजन के एटम से बनी होती है, और इस हाइड्रोजन का एटम, इस वाले हाइड्रोजन के एटम कंप्लीटली आइडेंटिकली सेम होगा। इसका मास भी 1 होता है, इसका मास भी 1 होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो यही उन्होंने बताना चाह रहे थे कि अगर एटम सेम एलिमेंट का है तो उसके पास सेम मास होगा और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो उसमें ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। अगर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो मेरे पास ऑक्सीजन के ही एटम होंगे और उनका सेम ही मास होगा। 16 इसका तो 16 इसी का मास होगा, दोनों का मास भी सेम होगा और आइडेंटिकली केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी सेम होंगी, राइट। यही बताना चाह रहे थे वो इस थर्ड प्रॉपर्टी में। देन फोर्थ प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे हैव डिफरेंट masses and chemical properties। यानी कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों के मास भी डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत डिफरेंट होती हैं, है ना। हाइड्रोजन कहाँ, इसका मास 1 है और ये कितना हैवी एलिमेंट है ऑक्सीजन, 16 इसका मास है। तो मास डिफरेंस भी है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। तो यही बताना चाह रहे थे इस फोर्थ में कि जो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे डिफरेंट मासेस के होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के होंगे। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, एटम combine in a ratio of small whole number to form a compound। अभी हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वही उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो वो एक रेशियो में ही कंबाइन होगा और बनाएगा CO2। कौन से रेशियो में बनाएगा 3:8 में, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होगी तो वो H2 ही बनाएगी, कौन से रेशियो में 1:8 में बनाएगी। वेरी गुड। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, the relative number and kinds of atom remain constant। यानी कि अगर हाइड्रोजन क्या बना रहा है H2O बना रहा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O ही बनाएगा। यानी कि काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। अगर कुछ बन रहा है मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके बीच में H2O ही बनेगा, एटम चेंज नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे CO2 नहीं बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ही बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड ही बनेगा, यानी कि वाटर ही बनेगा। ऑक्सीजन का कार्बन का एटम नहीं आएगा, यानी कि एटम कांस्टेंट रहते हैं और उनके रिलेटिव नंबर भी कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि दिस 2 and 1 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करके H2O बनाता है, यानी कि रिलेटिव नंबर भी इनका सेम रहेगा 2:1। क्लियर। 2:1 में एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, मास नहीं, एटम्स। मास का रेशियो क्या होगा, मास का रेशियो होगा 1:8। ये एटम्स का रेशियो है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में और आगे का पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट इट। ओके, बाय।